चलो कल क्या पढ़ा था, रिवाइज करें। कल अपन ने पढ़े थे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Relation, mathematical relationship between the dependent variable and the independent variable. Dependent variable कौन सा हुआ? और independent variables कौन से होते हैं? More price, quantity, price is the related and income of the consumer. यहाँ तक क्लियर है? देन अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट माने जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। असम्पशन क्या है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। फिर अपन ने क्या पढ़ा था नेक्स्ट? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस इन द क्वांटिटी डिमांडेड या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। दो तरीके के डिमांड शेड्यूल्स होते हैं। कौन से डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल क्या बोलता है? एक बायर के बारे में बताएंगे कि अलग अलग प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी खरीदता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल के सारे बायर्स मिलकर टोटल कितना खरीदते हैं उस प्राइस पे, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में दिखाया जाता है। Market demand schedule is the horizontal submission of the individual demand schedule. Then demand curves क्या होते हैं? Graphical representation of demand schedule. दो तरीके के डिमांड कर्व्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, उसका शेप कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन मार्केट डिमांड कर्व कैसी शेप का होता है? डाउनवर्ड शेप का होता है क्योंकि वहां पे भी नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, और जो डायरेक्शन के नियरेस्ट होता है उसके पास ज्यादा वैसा कर्व बनता है, और इट इज द हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था टॉपिक? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप क्या बताता है कि प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो अपन स्लोप से मेजर करते हैं। स्लोप बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अपवर्ड कब होगी? जब दोनों वेरिएबल्स में सेम रिलेशनशिप का सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और डाउनवर्ड कब होगी? जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। यहीं तक पढ़ाया था, कुछ और भी पढ़ाया था कल? यही पढ़ाया था। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यूब माइनस का साइन। डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। या माइनस साइन क्यों लगा? इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। एक चीज और पढ़ाई थी, डिमांड कर्व या तो लीनियर होता है, ये बता दिया था मैंने, या लीनियर होता है या कर्वी लीनियर होता है। अगर प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंजेस बराबर हो रहे हैं तो डिमांड कर्व कैसा होगा? लीनियर या स्ट्रेट लाइन। और अगर प्राइस में चेंजेस और क्वांटिटी में चेंजेस इक्वल नहीं हो रहे हैं तो डिमांड कर्व कैसा होगा? कर्वी लीनियर होगा। क्या हमेशा डिमांड कर्व लीनियर होगा? हर केस में डिमांड कर्व लीनियर होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिमांड कर्व आपका कर्वी लीनियर भी हो सकता है। तो बताओ किसी को कोई भी डाउट यहां तक जितना भी अपन ने पढ़ा है? वो फ्लैटर स्टीपर पूछ रहे थे, समझ में आया? आ गया। स्टीपर मतलब जो कर पाए, एक्स एक्सिस के पास ज्यादा वसा होता है, अपन पढ़ेंगे जब इलास्टिसिटीज पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी स्टीपर शेप का कर्व है, वो एक्स एक्सिस के पास ज्यादा वसा दिखेगा तो उसको स्टीपर कह देते हैं, और जो कर्व वाई एक्सिस के पास ज्यादा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? फ्लैटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? और कोई किसी को कुछ भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं? आगे बढ़े। देखो, आपका जो डिमांड कर्व है वो या तो लीनियर हो सकता है या फिर कर्वी लीनियर हो सकता। लीनियर का मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा अगर उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी में चेंजेस हो रहे हैं।
अगर प्राइस 2% से बढ़ रही है तो क्वांटिटी 2% से ही कम हो रही है। अगर प्राइस 5% से कम हो रही है तो क्वांटिटी 5% से बढ़ रही है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो डिमांड कर्व कैसा होता है? लीनियर, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? कर्वीलीनियर का मतलब क्या होता है कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नॉट इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल 2% से प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से 5% से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। थोड़ी सी प्राइस बढ़ते ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा फॉल हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1% से प्राइस कम हुई, थोड़ी सी प्राइस कम होते ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बराबर हो, वो इक्वल चेंजेस हो। तो उस तरीके के डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं अपन? कर्वी लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि डिमांड कर्व हमेशा कैसी शेप का हो? लीनियर शेप का हो, वो कर्वी लीनियर शेप का भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है? आगे पढ़िए। ये लिखना है क्या? किसी को कोई लिख रहा है क्या? ये आगे कर दो। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं डिमांड इक्वेशन। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो टर्म्स याद रखने की, इसको ये बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा टॉपिक पे। डिमांड इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। ये डिमांड की इक्वेशन होती है। जो डिमांड कर्व बनता है उस पर जो इक्वेशन होती है वो यही इक्वेशन होती है, Q इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। ए का मतलब क्या होता है? ए तो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, और बी का मतलब क्या होता है? आपका स्लोप ऑफ द डिमांड। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि डिमांड इक्वेशन क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए डिमांड इक्वेशन क्या होती है। Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। वहां वो बोलेंगे कि वर्टिकल इंटरसेप्ट इनमें से कौन सा है, ए वाला या बी वाला। तो जो ए होता है वो क्या होता है? वर्टिकल इंटरसेप्ट। और बी क्या होता है? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा विथ माइनस का साइन, क्योंकि इनमें नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ कुछ वैल्यूज लिखकर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे दे दिया Q इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2p सपोज, और उसने मेरे को कहा कि इनमें से आप मुझे बताओ वर्टिकल इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। वो एमसीक्यू में पूछ रहा है, और उसने ऑप्शन दे दिया वर्टिकल इंटरसेप्ट 2 है, 4 है, या 2 है, या वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका 1 है, या वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका नन ऑफ दी अबव है। तो आपको पता होना चाहिए जो ए वाली चीज होती है उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकली कहाँ पे वो कट कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर वो मेरे से एमसीक्यू में पूछता कि ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें बताओ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शंस वही है 4 2 1 या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए जो पी का कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, जो पी से पहले लिखा हुआ रहता है, वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व होता है। तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए अपन को ये इक्वेशन का पता होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी। ए का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इंटरसेप्ट, और बी का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। बी बताता है। जैसे यहाँ पे अपन को एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। ये दे रखा है अपन को Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2p। अगर मुझे यहाँ पे P निकालना है तो P कैसे निकालोगे बच्चों? देखो इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, ये होती है इक्वेशन। अगर मैं इस बीपी को तो इधर लिया हूं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये a माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू उधर जाएगा, तो मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो p क्या हो जाएगा? सबसे किसको डिवाइड कर दो? p को डिवाइड कर दो, तो a बाय पी माइनस क्यू बाय पी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो p की वैल्यू प्राइस अगर निकालनी हो तो प्राइस क्या होती है आपकी? a बाय पी माइनस क्यू बाय पी। अगर अपन इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये तो है a, ये है b और ये है p। अगर मुझे प्राइस निकालनी है तो प्राइस क्या है? a बाय b। a की वैल्यू कितनी है? 100। p की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस q कितना है? q। b की वैल्यू कितनी है? 2। तो प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 50 माइनस q बाय। आ रही है नहीं आ रही समझ में? एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस इक्वेशन पे। हमें बेसिकली सिर्फ तीन चीजें लर्न रखनी है। इक्वेशन क्या होती है? डिमांड इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू ए माइनस बीपी।
ए का मतलब वर्टिकल इंटरसेप्ट और बी का मतलब स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि अपर डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिमांड कर्व है। यहाँ पे ए वर्टिकल इंटरसेप्ट और बी स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी। इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ भी अपन को ध्यान में नहीं रखना है इसके अंदर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगी वो टॉपिक वापस से, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली का मतलब होता है रीजन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। उसका रीजन क्या है? क्यों इन दोनों में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है? क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता? क्यों इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? उसके अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रीजंस पढ़ेंगे। या फिर अपन रीजंस पढ़ेंगे कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है? इसके अपन क्या पढ़ेंगे? रीजंस पढ़ेंगे। रीजंस को क्या बोला जाता है? रैशनली बोला जाता है। सबसे पहला रीजन है आपका दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है आपका वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको उसके बदले में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे गर्मी हो रही है, आइसक्रीम खाने का मन किया, मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 40 यूनिट्स का। वो खत्म होते ही तुरंत मैंने सेकंड आइसक्रीम खाई, सेम फ्लेवर सेम साइज। अगर पहली वाली ऑरेंज बार खा रही हूँ तो सेकंड वाली भी मैंने ऑरेंज बार कैंडी की खाई है। तुरंत खत्म होते ही सेकंड आइसक्रीम खाई। तो बच्चों आप लोग बताओ, जब आप सेकंड आइसक्रीम खाओगे तो सेकंड कंज्यूम करने से आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा या उससे कम या उससे ज्यादा? कम मिलेगा, क्योंकि पहला वाला सा जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कभी भी सेकंड वाले से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो सपोज सेकंड वाले से मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 30 यूटिल्स का। खत्म होते ही तुरंत मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई तो थर्ड से मुझे सेटिस्फेक्शन और कम मिला, दैट इज 20। अगर ये आइसक्रीम 20 रुपीज की है, हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम 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 मिलता जा रहा है, तो मैं एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी। सेम प्राइस पे मैं कम सेटिस्फेक्शन क्यों लूं? तो हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम होता चला जा रहा है। तो आप एडिशनल यूनिट तभी कंज्यूम करेंगे जब उसकी क्या होगी? प्राइस कम होगी। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। यूटिलिटी का मतलब समझ में आता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आप उसके बदले में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो यूटिलिटी होता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल। और डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग। तो हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम 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 होता चला जा रहा है। तो अपन एडिशनल यूनिट तभी कंज्यूम करेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज अपन एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। आया समझ में? पहला रीजन की डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्यों होता है, या पहला रीजन की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है।
क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम कम होता चला जा रहा है। तो मैं एडिशनल यूनिट तभी कंज्यूम करूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज मैं कंज्यूम नहीं करूंगी। आ रही है बात समझ में? ये जो लॉ दिया है ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ दिया है। देखो यहाँ पे एक वर्ड बताती हूँ मैं आपको, हो सकता है अभी समझ में ना आए। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे कब पहुंचता है? जब नहीं आएगा समझ में, छोड़ दो। प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ये वर्ड्स छोड़ दो। ये जब आप नोट्स भी अभी पढ़ोगे तो ये जो लाइनें लिखी हुई है कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है, जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होता है, प्राइस फॉल होगी तो कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा जब तक वो एमयू उसके बराबर ना हो जाए। ये सारी लाइनें भी समझ में नहीं आएंगी जब मैं यूनिट नंबर पढ़ाऊंगी, अब मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां आपको लाइनें समझ में आ जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद में ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो अपन अभी ये वाली लाइनें छोड़ देंगे, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम 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 होते चला जाता है। इसीलिए मैं एडिशनल यूनिट तभी कंज्यूम करूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी, मैं डिमांड तभी करूंगी जब प्राइस कम होगी। तो इसमें डिमांड नहीं करूंगी तो इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो पहला रीजन समझ में आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये किसके रीजंस पढ़ रहे हैं अपन? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेकंड अपन रीजन पढ़ रहे हैं दैट इज प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस कम हो जाती है कमोडिटी की तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा? ये जो दिया है ये किसने दिया है? हिक्स एंड एलेटर। ये अपन को ध्यान रखना है, ऑथर्स का नाम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था? मार्शल। और प्राइस इफेक्ट किसने दिया है? हिक्स एंड एलेटर। उन्होंने क्या कहा? प्राइस कम होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। प्राइस इफेक्ट में अपन दो इफेक्ट की बात करेंगे, एक अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की और एक अपन बात करेंगे इनकम इफेक्ट की। बच्चों यहाँ पे मैं इफेक्ट्स पढ़ाऊंगी ये अलग है। मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, वहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड पढ़ा था, वो अलग कंसेप्ट था। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ये अलग कंसेप्ट होता है, तो दोनों को मिक्स मत करते। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? प्राइस फॉल होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है, ये देखते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी। सपोज टी की प्राइस कम हो गई, चाय सस्ती हो गई, यहाँ पे यही तो कह रहा है फॉल इन प्राइस। प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है भैया देखना चाहते हैं। चाय सस्ती हो गई तो कॉफी वाले कुछ लोग चाय पीने लग जाएंगे, हाँ या ना? ये मैंने बात बताई थी। तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टी की प्राइस कम हुई तो टी की डिमांड बढ़ गई। देखो वहां पे मैंने क्या किया था, जब मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ाया था तो टी की प्राइस तो कॉफी की डिमांड की बात की थी, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड की बात की थी। यहाँ पे एक ही गुड की प्राइस और उसी गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू विथ बेस टू सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट को बेस मानते हुए उसकी प्राइस और उसी की डिमांड की बात कर रहे हैं, दूसरे गुड की अपन डिमांड की बात नहीं कर रहे। तो अगर टी की प्राइस कम हो गई तो टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ता हो गया, इसीलिए टी की डिमांड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप। आ रही है बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस कम होती है तो हमेशा क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस कम हो रही है तो हमेशा खुद की डिमांड क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी क्योंकि वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड से सस्ता होगी।
तो जो सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर थे वो भी मेरा ही गुड कंज्यूम करने लग गए, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। इतनी सी बात समझ में आती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स डिटर्मिनेंट्स के अलग थे, रैशनले का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग है, ये दो अलग अलग बातें हैं। वहां पे एक की प्राइस तो दूसरे की डिमांड की बात की थी, दो गुड्स की बात की थी। यहाँ पे एक ही की प्राइस और एक ही की डिमांड की बात करें, दूसरा वो सिर्फ बेस मानकर चल रहे, दूसरे की ना तो प्राइस की बात करते ना डिमांड की बात करते। कॉफी की मैंने ना तो प्राइस दी ना डिमांड दी, कॉफी सिर्फ बेस माना है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है टी उसका, इसीलिए कॉफी वाले कंज्यूमर्स भी चाय पीने लग गए, इसीलिए चाय की डिमांड थी। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि चाय सस्ती हो गई, तो जैसे सपोज पहले मैं दिन के 4 कप चाय पीती थी, अब चाय सस्ती हो गई तो मैं 6 कप थोड़ा ना चाय पीना शुरू कर दूंगी। मैं जितने पीती थी मैं तो उतने पीऊंगी, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स तो वही रहेंगे चाय के जो चाय पी रहे थे, पर कॉफी वाले कुछ लोग चाय पीने लग गए, इसीलिए चाय की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो टी की प्राइस कम तो कॉफी की डिमांड ज्यादा, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ये बात समझ में आ रही है? When the price falls, जब आपकी प्राइस फॉल होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा उसकी वजह से डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। प्राइस कम होगी तो हमेशा उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। तो जब प्राइस फॉल होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, मतलब डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर या डिमांड ज्यादा कब कब हो सकती है सब्स्टिट्यूट गुड की, मतलब टी की डिमांड कब कब ज्यादा हो सकती है, द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। अगर गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तभी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी की प्राइस कम होते ही टी और कॉफी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तभी तो कॉफी वाले लोग भी चाय पीना शुरू कर दिए। तो जब गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तभी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स खुद की क्या होती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। देन लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में स्विच करने की जो कॉस्ट होती है वो आपकी कम से कम आएगी, तभी सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड ज्यादा हो सकती है, टी की डिमांड ज्यादा हो सकती है। मतलब क्या है, स्विचिंग कॉस्ट कम आ रही है मतलब जैसे कि कंज्यूम करते हैं और कॉफी का डिमांड प्राइस डाउन हो गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल टी अभी 40 रुपए की मिल रही है, वही कॉफी 30 की में लगी तो इतना एक्सपेंस नहीं है, खर्चा कम है। और कोई बताएगा स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने के लिए कम खर्चा होता है, खर्चा या फिर ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल चाय सस्ती हो गई, अब मैंने कहा कॉफी वाले लोग चाय पीने लग गए। बच्चे अगर उनको स्विच करने में, कॉफी से चाय में स्विच करने में अगर उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई, फॉर एग्जाम्पल वो कॉफी पीते तो उनका हेडेक सही हो जाता था, पर अब वो चाय पी रहे हैं तो उनका हेडेक सही नहीं हो रहा, पूरा दिन सर दुखी रहा है उनका, उनको बहुत लेजी लेजी फील हो रहा है, चाय पीने से उनको एक्टिवनेस नहीं आ रही जो कॉफी पीने से उनको एक्टिवनेस आ रही, तो उनको स्विच करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो चाहे कितनी भी सस्ती हो जाए फिर वो स्विच नहीं करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, जो इन्हें कॉफी से मिला था वही सेम आराम उनको चाय पीने से भी मिलता, तो आसानी से कॉफी से चाय के टूवर्ड स्विच हो जाएंगे, और जितनी आसानी से स्विच होंगे तभी तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ज्यादा पॉजिटिव कब कब हो सकता है, जब गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट से, जब उनके बीच में स्विचिंग कॉस्ट कम आ रही है, एंड लोअर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट भी नहीं हो आप, मतलब बहुत कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर पा रहे हो, जहां जिस दुकान पे चाय मिली थी उसी दुकान पे कॉफी मिल रही है, जिस दुकान पे कॉफी मिली थी उसी दुकान पे चाय मिल रही है, कन्वीनियंट है आपके लिए।
आपको बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ी स्विच करते वक्त, तो आसानी से आप चाय के टूवर्ड स्विच कर जाओगे और चाय का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है, जब दोनों को एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चाय एंड कोल्ड ड्रिंक, टी एंड कोल्ड ड्रिंक, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि एक दूसरे के। अगर चाय की प्राइस कम भी हो जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक वाले तो लोग चाय पीना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग, चाय गर्म होती है, कोल्ड ड्रिंक ठंडा का एहसास देती है अपन को, तो दोनों अलग अलग है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पहली चीज तो दोनों कुछ एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। दूसरी चीज उनके बीच में स्विचिंग कॉस्ट कम आनी चाहिए। तीसरी चीज वो कन्वीनियंट होने चाहिए, बहुत इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। स्विच करते वक्त उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्विच करेंगे। अगर मुश्किल आ रही है तो वो स्विच नहीं करेंगे। स्विच नहीं करेंगे तो चाय का इफेक्ट कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, चाय की डिमांड कभी भी ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब प्राइस कम होगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर्स भी क्या होने लग गए, तो उसी को ही कंज्यूम करना शुरू कर दी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? ये मैंने क्या बताया आपको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया। अब अपन नेक्स्ट प्राइस इफेक्ट में ही नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, दैट इज इनकम इफेक्ट। बच्चों वहां पे अलग था, वो लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड था कि आपके पास कितना पैसा है खर्च करने का, उस पर आप डिसाइड करते थे कि किस गुड की डिमांड आप ज्यादा करोगे और किसकी कम करोगे। यहाँ रियल इनकम इफेक्ट मतलब यहाँ पे आपकी रियल इनकम या यहाँ पे आपके परचेजिंग पावर की बात की गई है। इनकम इफेक्ट में रियल इनकम या परचेजिंग पावर की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इनकम है 100 रुपए, ठीक है, मैं मार्केट में आइसक्रीम लेने गई, एक आइसक्रीम 20 रुपीज की आती थी, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पा रही थी, 5। ये समझ में आती है बात आपको? 100 रुपए की, 100 रुपए थे, 20 रुपए की एक आइसक्रीम थी, तो मैं 5 आइसक्रीम खरीद पाई। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इफेक्ट प्राइस फॉल का, प्राइस इंक्रीज का। प्राइस इफेक्ट में प्राइस फॉल देख रहे हैं, प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं। प्राइस फॉल, टी की भी तो प्राइस कम ही हुई थी, प्राइस कम हो गई, इसी आइसक्रीम, यही आइसक्रीम अब 10 रुपए की मिलने लग गई मार्केट के अंदर। रुपए आपके पास 100 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे? यही आइसक्रीम 5 रुपए की मिलने लग गई मार्केट में, तो अब अपन कितनी आइसक्रीम खरीद पाएंगे? 20 आइसक्रीम खरीद पाएंगे। मैं क्या देख रही हूँ कि जब प्राइस कम होती चली जा रही है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। प्राइस कम होती जा रही है तो डिमांड बढ़ा रहे हो, जबकि इनकम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर इसी पैसे की रियल इनकम, इसी पैसे की परचेजिंग पावर, इसी पैसे से खरीदने की क्षमता मेरी बढ़ गई। पहले इस पैसे से मैं सिर्फ 5 आइसक्रीम खरीद पा रही थी, अब इसी पैसे की क्षमता बढ़ गई तो इसी पैसे से मैं 10 आइसक्रीम खरीद पा रही हूँ। फिर प्राइस और कम हो जाएगी तो मेरी रियल इनकम या परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उसी पैसे की वैल्यू या उसी पैसे की वर्थ बढ़ जाएगी, और उसी पैसे से आप अब 20 आइसक्रीम्स भी खरीद पाएंगे। तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव या इनवर्ट रिलेशनशिप हो गया। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम इफेक्ट में वो इनकम को ही बढ़ा देते हैं, जबकि लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड में इनकम बढ़ी थी, वहां इनकम बढ़ी थी तो डिमांड बढ़ी थी, या इनकम नहीं बढ़ी। रुपए 100 ही है, पर उन 100 रुपए की कीमत बढ़ गई, उस 100 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, उस 100 रुपए से खरीदने की क्षमता बढ़ गई, उस 100 रुपए की परचेज पावर बढ़ गई, तो उसी 100 रुपए से मैं ज्यादा सामान खरीद पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस, तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। अपन प्राइस इफेक्ट पढ़ रहे हैं ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस इफेक्ट किसने दिया है? फिक्स एंड, उन्होंने 2 इफेक्ट्स की बात की है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, टी की प्राइस कम हुई तो टी कॉफी से सस्ता हो गया, इसलिए कॉफी वाले लोग चाय पीने लग गए, इसीलिए चाय की डिमांड बढ़ गई। तो टी की प्राइस कम तो टी की डिमांड ज्यादा, क्योंकि बेस किसको माना? पॉजिटिव। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जब प्राइस कम हो जाएगी मतलब हमेशा आप डिमांड ज्यादा करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर या पॉजिटिव कब कब होगा? जब सब्स्टिट्यूशन के कॉस्ट कम आ रही है और वो convenient है,
इनकन्वीनियंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो स्विच करेंगे और तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। इनकम इफेक्ट की बात अगर अपन करते हैं तो इनकम इफेक्ट में यहाँ पे रियल इनकम और परचेजिंग पावर की बात करते हैं। जब प्राइस कम होती है तो मेरी रियल इनकम, उसी पैसे की परचेजिंग पावर, उसी पैसे से खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्राइस कम तो उसी पैसे से मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाती हूँ, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। इनमें कैसा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। आ रही है कुछ कुछ समझ में मेरी बात? एक डायग्राम से समझते हैं अपन। क्या मैंने पढ़ाया है ये अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, आपको पता है आपके गुड्स तीन तरीके के होते हैं, कौन से? नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स। नेसेसिटीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं आपके, कम्फर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स, और इंटीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो लो क्वालिटी का आइटम। गुड कोई भी हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, चाहे वो नेसेसिटी, चाहे वो नॉर्मल गुड हो, चाहे वो इंफीरियर गुड हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। गुड चाहे नेसेसिटी हो, गुड चाहे इंफीरियर गुड हो, चाहे नॉर्मल गुड हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस कम तो हमेशा डिमांड ज्यादा, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट अगर अपन इनकम इफेक्ट की बात करें, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनकम इफेक्ट, जहां रियल इनकम और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ड्यू टू द प्राइस फॉल हुई, तो इसीलिए मेरी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, उसी पैसे से मैं ज्यादा क्वांटिटी का सामान खरीद पा रही थी। अब इनकम इफेक्ट में अपन एक इंफीरियर गुड की बात करते हैं सबसे पहले। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, लो क्वालिटी का आइटम होता है, उसे इंफीरियर गुड्स कहते हैं। यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ प्राइस कम हुई उसके बारे में बात करते हैं। प्राइस कम हुई, आपके दो तरीके के इफेक्ट्स हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं, अगर प्राइस कम हुई तो यहाँ पे अपन दो तरीके के गुड की बात करेंगे, एक बात करेंगे अपन इंफीरियर गुड की और एक अपन बात करेंगे नॉर्मल की। प्राइस कम हुई तो इन पे क्या फर्क पड़ता है, दोनों इफेक्ट की बात करेंगे। कौन से इफेक्ट है आपके पास, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे भी आप दोनों इफेक्ट की बात करोगे, एक तो आपका इनकम इफेक्ट और एक आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बच्चे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को कि प्राइस कम तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में चाहे गुड आपका इंटीरियर हो, चाहे गुड आपका नॉर्मल हो, हमेशा डिमांड ज्यादा रहेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। अब अपन इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में अपन इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। बच्चे, फिर प्राइस कम हुई, प्राइस कम हो गई, मैं कौन से गुड की बात कर रही हूँ, जो लो क्वालिटी का होता है। प्राइस कम हुई, सपोज पहले आप कोई इंफीरियर गुड खरीदते थे, वो 500 रुपए का आता था, ठीक है, अब वही इंफीरियर गुड 300 रुपए का आने लग गया, मतलब उसकी प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने से मेरी जो बैलेंस इनकम है वो ज्यादा बचेगी या कम, ज्यादा बचेगी। मेरे पास जो पैसा बच रहा है वो ज्यादा बचेगा। आपके पास पैसा ज्यादा बच रहा है तो आप उसी पैसे से इंटीरियर गुड की डिमांड ज्यादा करोगे या कम, मेरे पास बैलेंस इनकम ज्यादा है, मेरे पास पैसा बच रहा है, तो मैं अब इंफीरियर गुड की डिमांड ज्यादा करूंगी या कम, लो क्वालिटी का आइटम है, कौन खरीदना चाहता है लो क्वालिटी का आइटम, कोई नहीं खरीदना चाहता। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देते हो, कम कर देते हो।
नॉर्मल गुड्स की बात करो, नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट की बात करो, आपकी प्राइस कम हुई तो आपकी बैलेंस इनकम बचेगी ज्यादा। जब मेरे पास पैसा ज्यादा बच रहा है तो उसी पैसे से मैं नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करूंगी या कम? हाँ करूंगी, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ इंटीरियर गुड इनकम इफेक्ट तो कैसा होता है? नेगेटिव। और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हर केस में पॉजिटिव है, चाहे गुड इंटीरियर हो चाहे गुड नॉर्मल हो। बट इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा होता है? नेगेटिव। और इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या बोला मैंने, वापस बताती हूँ। मैंने कहा substitution effect is always positive। पॉजिटिव का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब चाहे गुड आपका इंफीरियर हो चाहे गुड आपका नॉर्मल हो। बट अगर अपन इनकम इफेक्ट की बात करें, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी प्राइस कम होने की वजह से। और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी अगर प्राइस कम होगी। प्राइस तो हर केस में कम हो रही है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई है। अब एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे इस पे? ये कोई लिख रहा है क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंफीरियर गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी? इंफीरियर गुड के केस में या तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। देखो इंफीरियर, यहाँ देखो इंफीरियर गुड के केस में यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है और इंफीरियर गुड के केस में यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? कम हो। तो इंफीरियर गुड्स में, गुड्स की बात कर रही हूँ, तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है कम होती है? देखो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कब हो रही है? जब मैं कौन से गुड्स की बात कर रही हूँ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रही हूँ। तो ज्यादा ज्यादा में अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर को वर्ड बोला जाता है, आउटवे भी बोला जाता है, देन इनकम इफेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इनकम इफेक्ट से, ज्यादा आउटवे करता है इनकम इफेक्ट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? ज्यादा। इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कब होगी? जब फॉल कब हो रही है, मैं कौन सी यहाँ पे कौन सी इफेक्ट की बात की है? इनकम इफेक्ट की। तो जब इनकम इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर को क्या बोला जाता है बच्चों? आउटवे भी बोला जाता है। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब इनकम इफेक्ट ज्यादा आउटवे करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी। और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इनकम इफेक्ट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। इंटीरियर गुड्स, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। इंटीरियर गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड राइज कब होगी? तो जब सब्स्टिट्यूशन आउटवे करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ ही रही है ना, तो बढ़ रही है मतलब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्वांटिटी डिमांडेड कब हो रही है? जब इनकम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
जैसे आपके नोट्स पे लिखा हुआ है कि वायलेशन, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कब होता है? बच्चों वायलेशन का मतलब, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। इसका वायलेशन हो रहा है मतलब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? कब होता है? प्राइस कम तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड कम, कब होता है? जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तब क्या होता है आपका? लॉ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? वायलेट होता है, वो फॉलो अप नहीं होता। आइए मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब होता है? मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, ये एक्सपेंशन होता है कि क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। तो बच्चे ऐसा कब होता है क्वांटिटी ज्यादा कब होती है? जब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, और सब्स्टिट्यूशन कम स्ट्रॉन्ग होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और स्ट्रॉन्गर को ही क्या वर्ड बोला जाता है? आउटवे भी बोला जाता है। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आया मेरी बात समझ में? हाँ या ना? और नॉर्मल गुड्स के केस में तो हर वक्त डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे कभी भी वो फॉलो ही नहीं होता कि चाहे इनकम इफेक्ट हो चाहे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, हर वक्त क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है प्राइस कम होने की वजह से। अपन ये रिवाइज करते हैं। मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट पढ़ाया है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन ने बात की है, देखो अपन पढ़ रहे हैं रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड कि बाय डिमांड कर्व स्लोप डाउन बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है? इसका रीजन क्या है? तो अपन ने एक रीजन पढ़ा है, प्राइस इफेक्ट ड्यू टू फॉल इन द, इस प्राइस कम होने की वजह से। ये अपन को किसने दिया है? ने दिया है। यहाँ इन्होंने दो इफेक्ट्स की बात की है। कौन से? इनकम इफेक्ट की बात की है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि अगर टी की प्राइस कम हो जाएगी तो टी अपना सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ता हो गया, इसीलिए टी की डिमांड भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कॉफी वाले कुछ लोग चाय पीना शुरू कर दी, तो टी की प्राइस कम तो टी की ही डिमांड ज्यादा हो गई। फिर सेम गुड की प्राइस, तो सेम गुड की क्वांटिटी डिमांडेड की बात की गई है, दूसरे गुड को तो सिर्फ बेस माना, उसकी प्राइस और उसकी डिमांड की बात नहीं की गई है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब कब हो सकता है, या पॉजिटिव कब कब हो सकता है, या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कब कब हो सकती है? जब सब्स्टिट्यूट्स हो और इनकन्वीनियंटली गवर्नमेंट, तो बहुत कन्वीनियंट होगा स्विच करेंगे, अदरवाइज वो स्विच नहीं करना पसंद करेंगे। देन अपन ने बात की थी इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? आप रियल इनकम और परचेजिंग पावर की बात करते हैं कि प्राइस कम होती है तो उसी पैसे की खरीदने की क्षमता, उसी पैसे की रियल इनकम, परचेजिंग पावर मेरी घट जाती है, तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। आपको पता है आपके तीन तरीके के गुड्स होते हैं, कौन से? नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एवरी केस, चाहे नेसेसिटीज हो चाहे नॉर्मल गुड्स हो, तो इंटीरियर गुड का प्राइस कम तो सब्स्टिट्यूशन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो हमेशा पॉजिटिव है। अब अपन इंटीरियर गुड की बात करते हैं। अगर प्राइस फॉल हुई तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं आपके, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे अपन इंटीरियर गुड और नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। तो इनकम, अगर अपन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करो इंटीरियर गुड्स के केस में भी, तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। नॉर्मल गुड्स में सब्स्टिट्यूशन में प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कोई भी गुड हो। अगर अपन इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, इन केस ऑफ इंटीरियर गुड्स प्राइस कम तो आपके पास बैलेंस इनकम ज्यादा बची। जब ज्यादा पैसा बचता है तो इंटीरियर गुड्स ज्यादा खरीदोगे या कम? कम कम खरीदेंगे तो वहां क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम। क्या किया अपन ने यहाँ पे? देखा इंटीरियर के केस में प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम। अगर अपन नॉर्मल गुड्स के केस में देखते हैं, प्राइस कम तो बैलेंस इनकम ज्यादा, बैलेंस इनकम ज्यादा तो आप वो सामान ज्यादा खरीदेंगे, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ पे प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा।
तो मैंने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे आपका कोई भी तरीके का गुड हो, चाहे इंफीरियर गुड हो चाहे नॉर्मल गुड हो, हमेशा आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे। बट इंफीरियर गुड की अगर अपन बात करें, इंफीरियर गुड्स की इनकम इफेक्ट, अगर अपन इनकम इफेक्ट की इंफीरियर गुड में बात करें तो इंफीरियर गुड में ये नेगेटिव होता है, वहां क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और नॉर्मल गुड्स में ये पॉजिटिव होता है, वहां क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है। इंफीरियर गुड्स में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कब होगी, जब इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। क्वांटिटी डिमांडेड कम कब होगी, जब इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्ट्रॉन्गर को क्या बोला जाता है, आउटवेइंग बोला जाता है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कब हुआ, कि सेम डायरेक्शन में कब मूव किए दोनों वेरिएबल्स, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कब, जब इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव मतलब इंफीरियर गुड्स का ही नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तब आपकी ये वायलेट होती है। और सेकंड आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तो वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो सकता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब मैं यहाँ कौन से गुड की बात कर रही हूँ बच्चों, इंफीरियर, इसी में तो नेगेटिव था, बाकी नेगेटिव नहीं था, बाकी सब जगह तो कैसा इफेक्ट था, पॉजिटिव इफेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, बाय डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या फिर बाय देयर इज अ नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके अपन ने दो पॉइंट्स पढ़ लिए, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा है, उसके अंदर अपन ने दो इफेक्ट्स पढ़ लिए, तो इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे इंफीरियर गुड हो चाहे नॉर्मल गुड हो। इनकम इफेक्ट इंफीरियर में तो नेगेटिव रहेगा और नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और पॉजिटिव मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात समझ में आती है। देन थर्ड जो रैशनली है, दैट इज अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। रैशनली में थर्ड पॉइंट है आपका अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। ध्यान दो बच्चों, पहले जो आइसक्रीम 20 रुपीज की आती थी, तो बहुत कम लोग, या सपोज पहले कोई आइसक्रीम 50 रुपीज की आती थी, तो कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, कम अफोर्डेबिलिटी थी लोगों की, इतनी महंगी आइसक्रीम सब अफोर्ड नहीं कर सकते। वही आइसक्रीम 20 रुपीज के आने लग गई, तो ज्यादा लोग उसको अफोर्ड करने लग गए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। वही आइसक्रीम 10 रुपीज के आने लग गई, तो और ज्यादा लोग उसको अफोर्ड करने लग गए। तो प्राइस कम तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोग अफोर्ड करेंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। लास्ट जो रीजन है दैट इज डिफरेंट यूजेस। क्या है डिफरेंट यूजेस, देखो फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर आपका मिल्क 200 रुपीज केजी आता है, 200 रुपीज केजी, ये महंगा है, बहुत महंगा है, तो आप लोग बहुत लिमिटेड जगह उसको काम में लेंगे, कि जिसको चाय एकदम चाहिए ही चाहिए, सर दुखता है बिना चाय के, उनको चाय दे देंगे, एक्स्ट्रा आइसक्रीम नहीं जमाएंगे, एक्स्ट्रा पनीर नहीं निकालेंगे दूध से, एक्स्ट्रा छाछ नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है बेसिक उतना फुलफिल करेंगे, क्योंकि बहुत महंगे। अब यही दूध 100 रुपीज केजी आने लग गए, थोड़ा तो सस्ता हुआ, तो आप थोड़ा सा उसका यूज बढ़ाएंगे, लेस यूज मतलब थोड़ा सा यूज आपने उसका प्लस कर दिया, कि अब पहले अपन दही छाछ नहीं जमा रहे, दही छाछ में जमाकर उसको खाने लग गए दूध, फिर वो दूध आपका 50 रुपीज केजी हो गया। 50 रुपीज इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो अब आप उसका पनीर भी निकालने लग गए, अब आप गर्मियां आइसक्रीम भी जमाने लग गए, आपने मिठाइयां भी बनानी शुरू कर दी, आप उसको मल्टीपल जगह काम में ले रहे, मतलब आप उसकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। तो कोई भी सामान सस्ता होता है तो अपन उसको बहुत सारी जगह काम में लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी जगह काम में ले रहे हैं तो अपन उसकी डिमांड भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड, तो इनमें कैसा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो ये अपन ने चार रीजन, चार रैशनल पढ़ लिए कि लॉ ऑफ डिमांड के, कि बाय डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, या प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होगा, उसके चार रीजन पढ़ लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। चलो
मैंने इस क्लास में अभी तक सुना ही नहीं है बच्चों, तो कल मैं पहले सुनूंगी यहाँ तक पूरा शुरू से, फिर अपन आगे का पढ़ना है। किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लेना। आज यहीं तक का कंप्लीट करेंगे और कल मैं शुरू से यहाँ तक का सुनूंगी आपसे।